मुझे मोटरसाइकिल से नीचे उतरता देखकर वो हकलाई, क्या हुआ? मैंने SR1 के बैग को कंधे में डालते हुए कहा, मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई है, आगे पैदल जाना होगा। पैदल? वो परेशानी से बोली। ना हमवार जमीन पर हम इनमें कैसे हरकत कर पाएंगे? यकीनन उसने ऊंची एड़ी के सैंडलों की तरफ इशारा किया था जो अंधेरे के बायस नजर नहीं आ रहे थे। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए एक जानब कदम बढ़ाए। इस बारे तो आपको पता होगा, मैंने तो डॉक्टर सुजाता के यहाँ से चलते वक्त आपको आगाह किया था, तब फरमाया था कि ऐसी सूरत हाल में आप नंगे पांव भी भाग लेंगी। अब अमल करें कि दुश्मन सर पर पहुंचने वाले हैं और जाया करने को 1 मिनट भी नहीं है। उसे रोने को पर तोले, हमें क्या पता था ऐसी सूरत हाल से वापस आ पड़ेगा। मैंने उसे जुटलाया, गलत है। मैंने वाज़ेह तौर पर तंबीह की थी। कदम मिलाने की कोशिश करते हुए लिजाजत से बोली, आप तो कमांडो हैं, नंगे पाँव भी दौड़ लेंगे। अपने बूट हमें दे देना, हम पापा से कोई शिकायत नहीं करेंगे। सर पर उस्ताद पड़ी थी तो उसे अदब व आदाब भी याद आ गए थे और पुराने मुकदमे भी वापस लेने पर तैयार हो गई थी। मैं उस बात में सर हिलाते हुए ताना जन हुआ, ठीक है, मगर आप किसी दूसरे की चीज इस्तेमाल जो नहीं करती। वो सुराग से बोली, आपकी कर लेंगी। तभी थोड़े फासले पर ततराहट की आवाज उभरी। वो हल्की सी चीख मार कर मेरे बाजू से लगी थी। मैंने सख्ती से डांटा, दोबारा डर कर चीख मारी तो मुंह पर कपड़ा बांध दूंगा, अब सांस भी आहिस्ता लेना है। वो रूहान सा सॉरी। मोटरसाइकिल के बंद होने की वजह से गुप अंधेरा छा गया था। ताकुब करने वालों की गाड़ियों की रोशनी अब ज्यादा वाज़ेह हो गई थी। 2 गाड़ियों की रोशनी देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि वो कम अज कम 8 से 10 अफराद होने थे। मैंने कदम रोककर बैग से बूट बरामद किए जो ऐसे ही मौका के लिए डॉक्टर सुजाता के हाथ से चलते वक्त रख लिए थे। ये वही बूट थे जिन्हें वो ठुकरा कर आई थी। इसे मालूम नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो बस सहमी हुई सी मेरा बाजू पकड़कर खड़ी थी। नजरें बार बार अक्कम में जलती रोशनियों की तरफ उठ जाती जिनका फासला लम्हा बलम्हा सिमटता जा रहा था। दोनों गाड़ियां अब काफी आगे आ गई थी। ये जल्दी से पहनो। उसे बूट पकड़वा कर मैंने पिस्तौल की पहले वाली मैगजीन उतारी और भरी हुई मैगजीन चढ़ा दी। पहले वाली मैगजीन में 4-5 गोलियां ही बाकी थी। क्लाक 19 के साथ अमूमन तो 15 राउंड वाली मैगजीन लगती है, मगर इसमें 10, 17, 19 और 33 राउंड वाली मैगजीनें भी दस्तियाब हैं। मेरे पास 15 राउंड वाली 2 मैगजीनें थी, एक भरी हुई और दूसरी में 4-5 गोलियां ही बची थी। इसके अलावा वेबले रिवाल्वर था, उसकी 18 गोलियां मेरे पास थीं। 2 क्लाशनकोफों के मुकाबले में ये नाकाफी हथियार थे क्योंकि हम इमारती लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। अलबत्ता SR1 जैसी स्नाइपर राइफल की वजह से मुझे काफी तकवीयत हासिल थी। परमा ने जल्दी से सैंडल उतार कर जूते पाँव में डाले और हम चल पड़े। 2-3 कदम चलते ही उसने तबसरा किया, काफी आराम थे जूते ही, ये वही जूते हैं जो आपने पहनने से इनकार किया था। वो बनाते हुए बोली, जानते हैं ताना देने की जरूरत नहीं है और शौक से नहीं बहालते मजबूरी पहने। इस वक्त भी यही समझाने की कोशिश की थी। कहते हुए मैंने रुख शुमाल की जानिब मोड़ लिया था क्योंकि शुमाल मशरिक की जानिब जाने में यह खतरा था कि कहीं दोबारा सड़क पर जाना निकले। बड़ी सड़क बिल्कुल गैर महफूज हो चुकी थी। अब सड़क पर जगह जगह विघ्नेश शुक्ला के गुंडे, करण चावला के एजेंट और पुलिस के एहलकारों से वास्ता पड़ना था। आगे ढलानी इलाका था, गो जमीन की हल्की फुल्की उठान तो पहले से महसूस हो रही थी, मगर अब इसमें इजाफा हो गया था। थोड़े फासले पर पहाड़ियों के हेवले जाहिर कर रहे थे कोया आगे कोस्तानी इलाका था। ऐसे इलाके में जहां हरकत में मुश्किलात पेश आ सकती थी वहीं छुपने को भी ज्यादा जगह मिल जाती है। मगर यह मसला भी था कि एक बार हमारे छुपने की जगह मंजरेआम पर आते ही वहां दुश्मनों की बड़ी तादाद वारिद हो जाती। मोटरसाइकिल का खराब होना हमें बड़ी मुश्किल और मुसीबत में मुब्तला करने वाला था। हम इस इलाके को जानते हैं। मेरे साथ कदम मिलाने की कोशिश करते हुए परमा ने इंकिशाफ किया। मैं तंजिया अंदाज में बोला, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो मेरे तंज को नजरअंदाज करते हुए तफसील बताने लगी। यहाँ से थोड़ी दूर आगे लतीफ वाड़ी गांव है, नहायत पसमानदा और मुफलिसों का मस्कन है। लोग घास फूस और लकड़ियों से बनी झोपड़ियों में रहते हैं। लतीफ वाड़ी आगरा रोड के करीब ही वाक़ है। हम दोस्तों के साथ 2 बार आउटिंग पर आ चुके हैं। शुमाल मगरिब जानिब मोडिक सागर डैम है, इसे लॉयर वैतरना भी कहते हैं। शुमाल की जानिब अपर वैतरना है, दोनों के दरमियान दरियाए वैतरना बहता है। आगे सारा जंगल और पहाड़ी इलाका है। मैंने चिढ़ाया, लड़कियों की सहेलियां होती हैं, दोस्त नहीं। वो साहब गोई से बोली, ये दर्दे सर पापा या हमारे होने वाले शौहर के लिए रहने दो। बाकी मशवरा ये है कि लतीफ वाड़ी में छुपना बेहतर रहेगा क्योंकि हमें अभी से सांस चढ़ गया है। मैंने लहजा सख्त करते हुए कहा, अकल के नाखून लो, लतीफ वाड़ी को जानने वाली आप अकेली नहीं है। वो चप्पे चप्पे की तलाशी लेंगे और किसी घर में पनाह लेना अपना सर ओखली में देने के मुतरादिफ है। उसने रो देने वाले लहजे में पूछा, आखिर पैदल कितना चलेंगे? मैं हंसा, इस बारे में मैं भी ज्यादा नहीं जानता। तो हैरानी से बोली, तो हम किससे पूछें? मैंने पस्त आवाज में मशवरा दिया, बस अब आवाज नहीं आना चाहिए। उसने चुप साथ दी। गाड़ियां रुक गई थी, गोलियों की ततराहट उभरी।
साथ ही कोई बाआवाज बुलंद लबलबी दबाने वाले को डांट कर मना करने लगा। हमारे बीच फरलांग से ज्यादा फासला नहीं था। वो भाई ना मोटरसाइकिल के साथ पहुंचकर रुके हुए थे। इन्हें हमारे जाने की समत मालूम न थी और हमारी तलाश में बिखरने के अलावा उनके पास कोई चारा न था। यूं इनकी ताकत तकसीम हो जाती। इलाके की मुनासिबत से इनसे बचकर निकल भागना या मुकाबला करना नहायत आसान था, बशर्त मेरे हमरा परमा ना होती। वो नेक वक्त ना तो मुझे तेज रफ्तारी से भागने दे रही थी और ना मुकाबले का हौसला करने दे रही थी। दरख्तों की वजह से अंधेरा ज्यादा महसूस हो रहा था। जंगलों और पहाड़ों में अंधेरे के अंदर हरकत करना बहुत ज्यादा तरबियत का मुत्तकाजी होता है। मकामी लोग अंधेरे में आसानी से सफर कर सकते हैं, या हम जैसे स्नाइपर जिनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा ही इन्हीं जंगलों, पहाड़ों, बेअबानों में गुजरा हो। सबसे बड़ा मसला इलाके से नावाकफियत का होता है। बकौल परमा के वो 2 बार वहां आ चुकी थी, लेकिन हरकत करते हुए उसे सख्त दुश्वारी पेश आ रही थी। दिन की रोशनी और रात की तारीकी में हरकत करने का फन बेचारी को कहाँ आता था। सही कहते हैं, जरदारों की जिंदगी से दौलत मनफी कर दो तो बाकी तकालीफ, सख्तियां और अजियतें ही बचती हैं, जबकि गरीबों की जिंदगी पहले ही दौलत से तही होती है और पैसे के बगैर खुशियां कशीद करने का अमल इन्हें आता है। अचानक परमा के होंठों से हल्की सी चीख बरामद हुई। पत्थर से ठोकर खाकर वो नीचे गिरी और गिरने पर बुलंदबांग चीख उसके होंठों से बरामद हुई थी, क्योंकि एक कांटेदार झाड़ी की शाखों ने उसके हाथों की मुलायमत और नजाकत का ख्याल रखे बगैर अपना काम कर दिया था। खामोश, दबे लहजा में कहती हूं। मैं सुराज से नीचे बैठा। दुश्मन अकब में है बेवकूफ, उसने कराते हुए गोया इंकशाफ किया। हमारे हाथों में कांटे चुपके हैं। मैंने दुरुस्ती से कहा तो वो रूहानसा होकर चिल्लाई तो ये कि चीख खुद ब खुद निकल गई। मैंने एकदम उसके होंठों पर हाथ रखा। आपको मरने का कुछ ज्यादा ही शौक हो चला है। टार्च की रोशनी इस तरफ आई। यकीनन पहले उसका चीखना और फिर चिल्लाना दुश्मनों के कानों तक पहुंच गया था। नजर आ रहा है? इसे टार्चों की तरफ मुतवज्जा करके मैंने बाजू से खींचा। अब उठो, वो इसी तरफ चल पड़े हैं। वो उठकर मेरे साथ कदम मिलाने लगी। मैंने उसका हाथ थाम लिया था। टार्च की रोशनी लम्हा बलमा करीब आ रही थी। मैंने रफ्तार बढ़ाती। परमा को सांस चढ़ गया था। कांपते हुए पूछने लगी, कब तक भागना होगा? मैं इत्मीनान से बोला, अब इस बारे सिर्फ अल्लाह पाक ही जानता है। वो चिढ़कर बोली, आप ताक़ुब करने वालों को कत्ल क्यों नहीं कर देते? रुके तो खिर जाएंगे। मैं अकेला हूं, इनकी तादाद 8-10 से कम नहीं होगी और वो राइफलों से मुसल्ला है, जबकि मेरे पास पिस्तौल है। उसने तशवीश जाहिर की, हम ज्यादा देर नहीं भाग सकेंगे। जब हिरन या खरगोश के पीछे दरिंदा दौड़ता है तो उन्हें आराम और सुकून का ख्याल तभी आता है जब किसी महफूज मकाम पर पहुंचाए। उसने शगुफा छोड़ा। भाग दौड़ में हमें खरगोश हिरन के बजाय भैंस समझो। मुझे हंसी आ गई थी। हंसो मत, इकट्ठी मरेंगे। मैंने हैरानी जाहिर की। मेरा नहीं ख्याल हमने कभी साथ मरने जीने की कसम खाई हो। वो हाँफते हुए गुस्से से बोली, तो हमें मरने को अकेला छोड़ जाओगे? अचानक हमारे अकब से ततराहट की आवाज उभरी। गोलियां काफी करीब से चलाई गई थीं। एक गोली तो शूं की आवाज से मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। मेरे कदमों में तेजी आई। परमा के पैरों में भी जान पड़ गई थी। थोड़ा सा आगे जाते ही हम चट्टान के करीब पहुंचे। उसके साथ ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। गोलियों की अगली ततराहट से पहले पत्थर की आड़ लेते हुए मैंने परमा को भी खींच कर बिठा दिया था। उसका सांस थूकने की मानी चल रहा था और दिल की धड़कन इतनी बुलंद थी कि मुझे वाज़ेह सुनाई दे रही थी। वो लेटने के अंदाज में ढेर होगी। उसके पैरों से पकड़कर मैंने उसका मुकम्मल जिस्म पत्थर की आड़ में करते हुए पूछा, डर लग रहा है? वो बरजस्ता बोली, क्या नहीं डरना चाहिए? डरने से बचत होती तो मोतरेज ना होता। इत्मीनान भर लहजे में कहते हुए मैंने पिस्तौल हाथ में पकड़ लिया था। वो हाँफते हुए तल्ख हुई। आपकी तारीफें सुनकर सोचने लगे थे कि शायद हमें मक्खन से बाल की तरह इंडिया से निकाल कर ले जाओगे। मैंने जवाब दिया बगैर करीब आती रोशनी पर निशाना साधा। टार्च की हरकत से अंदाजा वो भागते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक वो रुके और नीचे झुक कर देखने लगे। यकीन किसी निशानी से हमारे जाने की समत का तयन कर रहे थे। मेरे अंदाजे में अब तक वो पिस्तौल की रेंज में नहीं आए थे। मुझे जताने को वो खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाई। कहते हैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं। पाकिस्तानी कमांडो से इतने कारनामे मंसूब कर दिए जाते हैं कि सचमुच के हीरो लगते हैं, मगर करीब से देखो तो थोथा चना बाचे गना की कहावत पर यकीन आ जाता है। उसके कोसने पर मुझे हंसी आई। आपको किसने कहा कि मैं कमांडो हूं? वो बेजारी से बोली, इतने दिनों से मीडिया पर यही तो सुनने को मिल रहा है। यार मैं स्नाइपर हूं। वो बदतमीजी से बोली, तुम्हारा यार बनती है हमारी जूठी। मुआजरत है। दबे लहजे में कहती हूँ मैंने सबसे आगे वाले पर शस्त साधी। 2-3 टार्चों की रोशनी मेरी मुआवन मददगार साबित हो रही थी। गला की कारगर रेंज 50 मीटर है और जब मेरा तजर्बा पुकारा कि अब वो रेंज में है, मैंने मुसलसल 3 बार लबलबी दबा दी। ठक ठक की आवाज में 3 कराहों की आवाज शामिल हो गई थी। रोशनी साकत हुई और फिर जैसे भौचाल आ गया था। अपने साथियों के गिरने पर उन्होंने एकदम क्लाशनकोफों का फायर खोल दिया था। 2 गनें मुसलसल कर रही थीं। मुझे पहले से अंदाजा था, इसलिए फायर करने के साथ ही पत्थर की आड़ में दुबक गया था। परमा पहले से सुकड़ी सिमटी मेरे साथ जुड़ कर लेटी थी। गोलियों के पत्थर से टकराते ही उसके हल्क से चीख निकली। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? वो कांपते हुए हकलाई, कुछ नहीं।
फायरिंग रोको, लड़की को मार दिया। परमा की चीख पर किसी को गलतफहमी हुई थी। जो ही फायरिंग में वक्फा आया, मैंने आड़ से सर निकालकर दुश्मनों की तरफ नजर मरकूज की, मगर अब उन्होंने टार्चें बुझा दी थी। यकीनन हमें घेरने या मारने की मंसूबाबंदी हो रही थी। अचानक टार्च रोशन हुई। टार्च बुझाओ, करख्त आवाज में रोशनी करने वाले को डांटा गया। शायद ये उनके सरगना की आवाज थी, मगर उससे नसीहत करने में देर हो गई थी, क्योंकि रोशनी की झलक देखते ही मैं लबलबी दबा चुका था। नसीहत पर अमल करने से पहले गलाक की गोली उसका मिजाज पूछ चुकी थी। तेज चीख के साथ गालियों और गोलियों की बौछार एक साथ ही हम तक पहुंची थी। फायर जारी रहने तक मैंने इंतजार किया और जो ही फायर रुका, मैंने परमा के कान में सरगोशी की। आहिस्ता से पीछे किसको आवाज निकाली तो अपने साथ मुझे भी मरवा दोगी। जवाब दिए बगैर वो कोहनियों पर जोर देकर पीछे खिसकने लगी। गोलियों की दहशत और मौत के खौफ ने उसे हरकत करने का तरीका समझा दिया था। और यह हकीकत है कि जो सबक किताबें, उसातिज़ा और माँ बाप ना सिखा सकें, वो हमने जिंदगी के चंद लम्हे सिखा देते हैं। 2-3 मीटर पीछे होते ही हमें चट्टान की आड़ मुयस्सर आ गई थी। परमा को बाजू से पकड़ा, उठने का इशारा करते हुए मैं खड़ा हुआ और हम दबे कदमों दूर हटने लगे। चंद कदमों के बाद हमने रफ्तार बढ़ा दी थी। 2 बार टक टक हुई। शायद हमें जांचने को फायर किया गया था, मगर हमारे और उनके दरमियान बड़ी चट्टान थी। फरलांग भर भागने के बाद हल्की से ढलान आई और 50-60 कदम नशीब के बाद चढ़ाई आ गई थी। थोड़ा सा बुलंद होते ही परमा हाँपना शुरू हो गई थी। वो ज्यादा देर चुप नहीं रह सकी। रोहन से लहजे में बोली, हम थक गए हैं। मैं इत्मीनान से बोला, इस मसले का हल कम से कम मेरे पास नहीं है। वो तबते हुए बोले, पता नहीं तुम जैसे नकम्मे स्नाइपरों को पाकिस्तान आर्मी में भर्ती क्यों किया जाता है, और सच कहूं तो इसीलिए तुम हमेशा इंडियन आर्मी से मार खाती हो। मैं ये तो नहीं कहता कि इंडियन चैनल्स की खबरें ना सुना करो, अलबत्ता इतनी नसीहत जरूर करना चाहूंगा कि हर खबर एतबार करने को नहीं होती। कभी कभी हकायक का सामना भी कर लेना चाहिए। और हकायक क्या है, वह हाँपते हुए रुक गई थी। हकीकत यह है कि यहाँ रुक नहीं सकती। फजूल बहस से पहलू तही करते हुए मैंने उसे बाजू से पकड़कर खींचा। वो रोहानसा हुई, हमसे नहीं चला जाता। बेवकूफ, मुझे भी मरवाओ की। इसे डांटते हुए मैंने झुक कर उसे कंधे पर उठा लिया था। इसका जिस्म और कदो कामत बिल्कुल पलवैशे के मवासिल था। पलवैशे को कंधे पर उठाकर मैं कई किलोमीटर चलता रहा था, लेकिन तब हमारे ताक़ुब में कोई नहीं था और अब दुश्मन भूखे दरिंदों की तरह ताक़ुब में थे। मेरे कंधों पर SR-1 का झोला लदा था, जिसका मजमूई वजन 9-10 किलोग्राम के बकदर तो होगा। इसके साथ 45-50 किलोग्राम के बकदर परमा का वजन मिलाकर पहाड़ी पर तेज रफ्तारी से चलना टार्जन या हरकुलिस के लिए तो मुमकिन था, मेरी ये औकात नहीं थी। अलबत्ता हम रुकने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे, इसलिए रींग रींग कर चलना भी रुकने से बदरजा बेहतर था। परमा मुतरेज नहीं हुई थी, और होती भी कैसे के हालात उसे भी नजर आ रहे थे। उसकी कुर्बत या नजदीकी मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती थी, और जिन हालात में हम फंसे थे, ऐसे में तो जान बचाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। नफसानी ख्वाहिशात में माहौल अहम किरदार अदा करता है। जब जान के लाले पड़े हों तो शैतान भी पीछा छोड़ देता है। उसका सांस फूला हुआ था और अब मेरी हालत गैर होने लगी थी। हसीनों को गुलफामो गुल बदन लिखा और पढ़ा तो जा सकता है, लेकिन हकीकत में जब फूल सा बदन रखने वाली को उठाना पड़े तो पता चलता है कि फूलों का भी वजन होता है। और 45 किलो का फूल हो चाहे बोरी, कंधों पर एक सा दबाव डालते हैं। 100-150 फुट चढ़ाई के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। इसे आराम से नीचे उतार कर मैं गहरे सांस ले लगा। मशरक की जानिब सुबह सादिक की सफेदी नमूदार हो गई थी। दूर किसी जगह से सुबह की आजान की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने कब का जायजा लिया, अब तक टार्चों की रोशनी ने बुलंदियों के सफर का आगाज नहीं किया था। शायद वो कुमक का इंतजार कर रहे थे या हमें घेरने के किसी मंसूबे पर अमल पैरा थे। यह भी मुमकिन था रोशनी होने का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि अददी बरतरी का सही फायदा वो रोशनी होने की सूरत ही में उठा सकते थे। परमा की दिल गिरफ्तार आवाज उभरी, हमें उठाकर कब तक चलोगे? मैं हंसा, मेरा ख्याल है काफी आराम हो गया है, अब आपको खुद चलना चाहिए। वो तल्ख हुई, तुम्हें लगता है हम चल सकते? नहीं चल सकती तो मरना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान जिंदा पहुंच गए तो तुम्हारी सारी बदतमीजियां पापा के सामने खोलकर बयान करेंगे। मैं मुतबस्सम हुआ, बदतमीजी तो आप कर रही हैं, मैं तो इज्जत दे रहा हूँ। उसने मशवरा दिया, हमें कहीं छुपा कर भी तो इनका मुकाबला कर सकते हो। गोलियों के धमाके सुनते ही आपने चीखना शुरू कर देना है। चढ़ाई की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैंने उसका बाजू थाम लिया था। तो बादल नुखास्ता कदम बढ़ाते हुए मुल्तजई हुई, वादा करते हैं नहीं चीखेंगे। यकीन उसकी कोशिश थी कि उसे आराम करने का मौका मिल जाए। मैंने हकीकत उगली, बेवकूफ, यहाँ जितनी देर गुजरेगी हमारे लिए खतरा बढ़ता जाएगा। अभी इनकी तादाद कम है, वक्त गुजरने के साथ इनकी तादाद में इजाफा होता जाएगा। एक पिस्तौल और चंद गोलियों के सहारे आखिर में कितने आदमियों से मुकाबला कर पाऊंगा? वो जेरे लब कुछ बुड़बुड़ा कर रह गई थी। मैं उसे घसीटता हुआ ऊपर ले जाने लगा। वो मनमनाई, हमें गर्मी लग रही है और सर्दी भी। भारी कोट उसने पहना हुआ था और मुसलसल भाग दौड़ की वजह से उसे गर्मी तो लगना थी, खुद मैं पसीना पसीना हो रहा था। सर्दी के बावजूद मुशक्कत हमें इस नहज तक लाई थी और पसीने की वजह से जूं ही रुकते सर्दी लगने लगती और हरकत करने पर गर्मी महसूस होती।
चंद कदम मजीद लेते ही उसने कोट उतार कर मेरी तरफ बढ़ाया। ये कोट पकड़ो, जब जरूरत होगी हम ले लेंगे। मैं हंसा, पहनना आपने है और उठाऊं मैं? वो मुंह बनाते हुए बोली, थोड़ी देर पहले हमें भी उठाया हुआ था, कोट का वजन हमसे तो कम ही होगा ना। मैंने कोट कंधे पर रख लिया। चूं चढ़ा की गुंजाइश नहीं थी। वो हुक्म देने की आदत से मजबूर थी या मुझ पर अपना कोई खसूसी इस्तेहकाक समझ रही थी। इससे मुझे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए थी, बल्कि शुक्र करना चाहिए था कि कम अज कम वो साथ चलने पर तो राजी हुई थी और इस्तिताअत और हौसले से ज्यादा साथ दे रही थी। अगर बाप के पास ना लौटना चाहती तो मैं क्या कर लेता। मेरे नजदीक तो अंसारी साहब की खुशनुदी मानी रखती थी। कोट मुझे पकड़ाकर उसने गाउन उतार कर फेंक दिया था। मैंने एतराज की जरूरत महसूस नहीं की। पहाड़ी की बुलंदी तक पहुंचने तक मुलगजा उजाला हो गया था, जो बतदरीज रोशनी में तब्दील होने लगा। परमा ने गर्म टोपी सर से उतार कर हाथ में पकड़ ली थी। उसकी नीली जीन्स, सुर्ख फूलदार कमीज और जर्सी मिट्टी मिट्टी हो गई थी। झाड़ियों में गिरने की वजह से हाथों में कांटे चुभने के साथ चेहरे पर एक दो हल्की खराशें भी आई थी। दाएं गाल पर सुर्ख लकीर जैसी बन गई थी। माथे पर भी हल्का सा खून लगा हुआ नजर आ रहा था। वो मुजमहल और थकी थकी लग रही थी। चोटी पर पहुंचते ही लंबा पड़ते हुए उसने ऐलान किया, हमसे मजीद चलने की तवक्का करना अबस होगा। इसे पहाड़ी के दामन में नजर आने वाले दुश्मनों की तरफ मुतवज्जा करते हुए मैंने कहा, पहले नीचे देख लो फिर कोई दावा करना। पुरहानसो, ये कब हमारा पीछा छोड़ेंगे? मैं साफ गोई से बोला, जब आप दुनिया छोड़ देंगी तब। वो बददिली से बोली, अब तो लगता है मौत के दामन ही में पनाह लेना पड़ेगी। मैं बैग खोलकर SR1 को जोड़ते हुए एतमाद से बोला, जब तक मैं जिंदा हूं आपको कोई और सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं। वो सुराग से बोली, सच में? न जाने क्यों उसका लहजा मुझे मानी खेस लगा था। मैंने अपने खुलूस का यकीन दिलाया, इंशाअल्लाह। इस दौरान मेरे हाथ तेजी से चल रहे थे। चंद लम्हों में SR1 अपने असल रूप में आ गई थी। मैगजीन भरकर मैंने राइफल पर चढ़ाई और पीछे लेट गया। दुश्मनों की पेशकदमी में रुकावट डालने को इनके दिल में खौफ डालना जरूरी था, वरना हमें बेदस्तों बात समझकर इनकी जुर्रत और हौसला बढ़ जाता। उसने सादगी से पूछा, इतनी दूर से इन्हें निशाना बना लोगे? मैं इनकिसारी से बोला, कोशिश तो करना पड़ेगी। ग्रैंडपा पर गोली आपने चलाई थी या लोरा ब्राउन ने? मैंने जवाब गोल मोल किया, किसी एक ने तो चलाना थी। उसने तस्दीक चाहिए, क्या सच में 2.5 किलोमीटर के फासले से गोली चलाई गई थी? मैंने असल फासला बताया, 2 किलोमीटर। वो इत्मीनान से बोली, फिर तो यह फासला कम है। जरूरी कार्रवाई के बाद मैंने राइफल का बट कंधे में दबाया और सबसे आगे वाले पर शस्त्र साध ली। वो गैर मुनज़्ज़म अंदाज में चलते हुए झाड़ियां खंगालते आगे बढ़ रहे थे। हम एक कम बुलंद पहाड़ी पर मौजूद थे, लेकिन ये पड़ाव आरजी था। बदकिस्मती से हम कमीन गाह मुंतखब करने की हालत में नहीं थे। हमें ताक़ुब करने वालों की पेशकदमी में रुकावट डालकर आगे बढ़ना था। वो फैलकर आगे बढ़ रहे थे। यकीनन बंदों के जख्मी होने के बाद उन्होंने अंधेरे में आगे बढ़ने की गलती नहीं की थी। मुमकिन था वो कुमक मंगवा चुके हों जो उनके पास पहुंचने वाली हो। ये गुमान भी बाई दस क्यास नहीं था कि सड़क के जरिए वो आगे का घेराव कर चुके हों। वो चंद गुंडों की टोली नहीं थी जो उनके पास वसाइल की कमी होती। वग्नेश शुक्ला यानी मनोज जोशी जुर्म की दुनिया का नामी ग्रामी शख्स था। वो पूरी ताकत के साथ हमारे खिलाफ मैदान में उतर चुका था। बिलावास्ता इन्हें राह की मदद भी हासिल थी। गो ममता दीदी की वजह से राह में मेरे भी हमदर्द पैदा हो गए थे, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ सकते थे, जबकि पुलिस तो यूं भी वग्नेश की सर खरीद थी। वो अकेली टीकरी नहीं थी जिसे वो घेर लेते। हमें दूसरी जानब घेरने को भी उन्हें पहाड़ी की बुलंदी जरूर अबूर करना पड़ती। एक गोली चलाने को इतनी देर लगा दी। मुझे सोच में खोया देखकर वो इस्तफसार करने लगी। मैंने वजाहत की, सोच में नहीं खोया, इनके मुनासिब जगह पर आने का मुंतजिर हूं। अगर यहां गोली चला दी तो सिर्फ एक ही को जख्मी कर सकूंगा, जबकि झाड़ियों से निकलकर नशे में उतर आए तो 3-4 को निशाना बना लूंगा। जख्मी क्यों? जान से मारो इन खबीसों को। वो अपने मुतल्लिक इनके इरादे सुन चुकी थी, तभी तपी हुई थी। मेहनसा कभी कभार दुश्मन को जख्मी करना हलाक करने से ज्यादा कारआमद रहता है। उसने हैरानी का इजहार किया, कैसे? मैंने वजाहत की, कत्ल होने वाले की लाश को फेंक कर आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जख्मी संभालने को 1-2 आदमी साथ छोड़ना पड़ते हैं। इसी तरह जख्मियों की चीखों पुकार भी मोराल पर बुरा असर डालती है। निशेब में भी झाड़ियां मौजूद थीं, मगर ज्यादा घनी नहीं थी। मैंने आगे वाले की दाई टांग पर निशाना साधते हुए लबलबी दबा दी। वो नीचे गिरा और फिर टांग को पकड़कर दोहरा हो गया। उसकी चीख तो सुनाई नहीं दी थी, अलबत्ता खुला मुंह टेलीस्कोप साइट में नजर आ रहा था। शाबाश, एक तो गया। परमा के मुंह से बेसाख्ता निकला। तब तक मैं राइफल काक करके लबलबी दबा चुका था। वो चैकी दूसरा भी। तीसरी बार लबलबी दबाने पर बाकी झाड़ियों में रुपोश हो चुके थे और वहां 3 जख्मी ही पड़े थे। परमा ने फैसला सादर किया, आप तो बहुत अच्छे फायरर हैं, बस तमाम को खल्लास करो ताकि सफर तो अच्छे से कर सके। मैंने मुंह बनाया, कोई नजर आ रहा है कि गोली चला सकूं? वो जल्दी से बोली, कब तक छुपेंगे? मैंने मुंह बनाया, बेवकूफ, हमारे पास इतना वक्त ही कहाँ है कि इनके दोबारा सामने आने का इंतजार कर सके। वो दिल गिरफ्तगी से बोली, क्या इरादा है? मैं SR1 को सुराज से बैग में मुंतकिल करते हुए बोला, वो थोड़ी देर दुब के रहेंगे। इस इंतजाम में हमें उनसे ज्यादा फासला पैदा करने की जरूरत है।
क्योंकि जल्दी उन्हें कुमक मिल जाना है और इतनी तादाद में दुश्मन पहुंच जाएंगे कि मुकाबला करना मुमकिन ही नहीं रहेगा। उसने मुंह बसोरा, आप हमें मुसलसल डरा रहे हैं। हमें चंद कदम रेंग कर अकबी ढलान तक पहुंचना होगा। अगर चल कर गए और दुश्मनों ने देख लिया तो इन्हें हमारे फरार का पता चल जाएगा। ये कहते हुए मैंने बैग कंधों में डाला और रेंगते हुए अकबी ढलान के पास पहुंच गया। परमा को क्रॉलिंग करना नहीं आता था। वो घुटनों के बल पर चौपायों की तरह चलते हुए मेरे पीछे पहुंच गई थी। महफूज आड़ में आते ही मैं उठ खड़ा हुआ। ढलान उतरना इतना मुश्किल न था, अलबत्ता उसे फिसलने से बचाने को मुझे उसका हाथ थामना पड़ा।